नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है करंट अफेयर्स की इस सीरीज में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 6 मार्च 2025 की समसामयिक घटनाओं की और उन पर पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों की। आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की भारत में थीम क्या है? महिला सशक्तिकरण, बी नारी शक्ति के साथ विकसित भारत, सी सबका विकास, डी आत्मनिर्भर भारत। उत्तर है बी नारी शक्ति के साथ विकसित भारत। दुनिया भर में हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये दिन महिलाओं के अधिकार, समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के साथ किसी भी क्षेत्र में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को रोकने के उद्देश्य से मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 की भारत में थीम नारी शक्ति के साथ विकसित भारत है। ये थीम देश में महिलाओं की बढ़ती भूमिका, उनकी शक्ति और योगदान को रेखांकित करती है। भारत सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिनमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला उद्यमिता योजना और मिशन शक्ति शामिल है। दूसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों की खाद्य सहायता को किस कारण कम किया है? राजनीतिक कारण, बी प्राकृतिक आपदा, सी फंडिंग की कमी, डी जनसंख्या वृद्धि। उत्तर है सी फंडिंग की कमी। संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों की खाद्य सहायता को फंडिंग की कमी के कारण कम किया है। रोहिंग्या शरणार्थी संकट एक जटिल मानवीय मुद्दा है और फंडिंग में कमी से स्थिति और खराब हो गई है। रोहिंग्या एक जातीय समूह है जो मुख्य रूप से इस्लाम का पालन करते हैं और म्यांमार के रखाइन राज्य में रहते हैं। ये लोग राज्य विहीन हैं। रोहिंग्या 1400 ईस्वी के आसपास बर्मा, आज के म्यांमार के ऐतिहासिक अराकान प्रांत, आज के रखाइन राज्य में आकर बस गए थे। 1982 में रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार की सरकार ने नागरिकता से वंचित कर दिया है। वे अब बांग्लादेश में शरणार्थी बनकर रह रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में यूनियन कार्बाइड का कचरा नष्ट करने की प्रक्रिया किस स्थान पर हो रही है? भोपाल, बी इंदौर, सी पीथमपुर, डी जबलपुर। उत्तर है सी पीथमपुर। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने से 1984 में जहरीली गैस रिसाव हुई थी। इस त्रासदी में कई लोगों की मौत हो गई थी और हजारों लोग विकलांग हो गए थे। इस घटना को दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक आपदाओं में गिना जाता है। इस कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनेट MIC नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। इस गैस का इस्तेमाल कीटनाशक बनाने में किया जाता है। इस कारखाने के कचरे का निपटान पीथमपुर में किया जा रहा है। कचरे को जलाने की प्रक्रिया केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निगरानी में चल रही है। पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के 337 टन कचरे को जलाने का काम किया जा रहा है। चौथा प्रश्न है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क, बी टोक्यो, सी नई दिल्ली, डी लंदन। उत्तर है सी नई दिल्ली। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में 5 से 7 मार्च 2025 तक हुआ। इसका विषय सतत विकास और जलवायु समाधानों में तेजी लाने के लिए साझेदारी रखा गया है। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना और सतत विकास लक्ष्यों SDGs को प्राप्त करने के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना है। इसमें विभिन्न देशों के नीति निर्माता, वैज्ञानिक, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और पर्यावरणविद शामिल हुए। पांचवा प्रश्न है, लेब्रोन जेम्स NBA के इतिहास में नियमित सत्र और प्लेऑफ में संयुक्त रूप से कितने अंक हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? 40,000 अंक, बी 45,000 अंक, सी 50,000 अंक, डी 55,000 अंक। उत्तर है सी 50,000 अंक। लेब्रोन जेम्स NBA के इतिहास में नियमित सत्र
और प्लेफ में संयुक्त रूप से 50,000 अंक हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। ये उपलब्धि बास्केटबॉल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसने उन्हें खेल जगत में एक विशिष्ट स्थान दिलाया है। 6वां प्रश्न है, गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब जी रोपवे परियोजना किस राज्य में स्थित है? अ. हिमाचल प्रदेश, बी. उत्तराखंड, सी. पंजाब, डी. जम्मू और कश्मीर। उत्तर है बी. उत्तराखंड। गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब जी रोपवे परियोजना उत्तराखंड राज्य में है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य हेमकुंड साहिब की तीर्थ यात्रा को सुगम बनाना है। ये परियोजना पर्यटन को बढ़ावा देगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी। ये रोपवे गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब तक की दूरी को कम करेगा, जिससे तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को सुविधा होगी। ये परियोजना 12.4 किलोमीटर लंबी है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 2,730 रुपये 13 पैसे करोड़ है। हेमकुंड साहिब सिख धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और ये रोपवे तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा को आसान बनाएगा। 7वां प्रश्न है, विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? अ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सी. उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़, डी. संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी। उत्तर है बी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। ये महोत्सव राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जा रहा है। इसमें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप और पुडुचेरी के लगभग 500 कारीगर और बुनकर भाग ले रहे हैं। महोत्सव में हस्तशिल्प, हथकरघा प्रदर्शनियों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, साहित्यिक चर्चा और भोजन मंडप का आयोजन किया जा रहा है। 8वां प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? अ. अजय कुमार, बी. अजीत रत्नाकर जोशी, सी. संजय वर्मा, डी. राजेश गुप्ता। उत्तर है बी. अजीत रत्नाकर जोशी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। इस भूमिका में वे सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंधन विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट DSIM और वित्तीय स्थिरता विभाग, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डिपार्टमेंट FSD की जिम्मेदारी संभालेंगे। 9वां प्रश्न है, पद्मश्री से सम्मानित गोदावरी सिन्हा का संबंध किस कला से था? मिट्टी शिल्प, बी. काष्ठकला, लकड़ी शिल्प, सी. चित्रकला, डी. धातु शिल्प। उत्तर है बी. काष्ठकला, लकड़ी शिल्प। पद्मश्री से सम्मानित गोदावरी सिन्हा का संबंध काष्ठकला, लकड़ी शिल्प से था। उन्होंने वाराणसी में लकड़ी के खिलौनों की कला को जीवित रखा और इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। गोदावरी सिंह ने इस कला को बचाने के लिए एक समिति बनाई। उन्होंने खुद के पैसे से 300 से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित किया और उन्हें खिलौना बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार दिए। गोदावरी सिन्हा को पिछले साल अप्रैल 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 10वां प्रश्न है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? अ. मुंबई, बी. बेंगलुरु, सी. नई दिल्ली, डी. चेन्नई। उत्तर है सी. नई दिल्ली। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन 20 से 27 मार्च तक नई दिल्ली में किया जाएगा। इसमें लगभग 1,230 पैरा एथलीटों के भाग लेने की उम्मीद है। कार्यक्रम का आयोजन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम समेत 3 स्थानों पर होगा। इस आयोजन में 6 खेल विधाएं शामिल होंगी: पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस, पैरा पावरलिफ्टिंग और पैरा शूटिंग। 11वां प्रश्न है, नाइट फ्रैंक की द वेल्थ रिपोर्ट 2025 फीड के अनुसार भारत का वैश्विक धन केंद्र के रूप में कौन सा स्थान है? अ. पहला, बी. दूसरा, सी.
तीसरा, डी चौथा। उत्तर है डी चौथा। नाइट फ्रैंक की द वेल्थ रिपोर्ट 2025 फीड के अनुसार भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र है। इस रिपोर्ट में भारत में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स HNWI की संख्या में भी वृद्धि बताई गई है। ये संख्या पिछले साल के 80,686 से बढ़कर 85,698 हो गई है, जो 6% की वृद्धि दर्शाता है। भारत में 191 अरबपति है, जिनमें से 26 पिछले साल ही इस सूची में शामिल हुए हैं। भारतीय अरबपतियों की संयुक्त संपत्ति 950 अरब डॉलर आकी गई है, जो अमेरिका 5,700 अरब डॉलर और चीन 1,340 अरब डॉलर के बाद वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है। 12वां प्रश्न है, जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, बी 15 अगस्त, सी 7 मार्च, डी 2 अक्टूबर। उत्तर है सी 7 मार्च। जन औषधि दिवस हर साल 7 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य इस योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाना, जेनेरिक दवाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देना और सभी को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना है। इस पहल को समर्थन देने के लिए 1 से 7 मार्च तक पूरे देश में सप्ताह भर के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना PMBJP के एक घटक के रूप में जन औषधि दिवस की शुरुआत की।